नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। तो हमने पिछले वीडियो में पद्य शिक्षण की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्राथमिक स्तर पर जो भी शिक्षण विधियाँ थी उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे माध्यमिक स्तर की जो शिक्षण विधियाँ आती है उनका। माध्यमिक स्तर पर हमने 3 शिक्षण विधियों का नाम लिखा था। पहला लिखा था दंडान्वय, दूसरा लिखा था खंडान्वय और तीसरा लिखा था व्याख्या विधि। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे दंडान्वय विधि का। दंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि रीट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियां हैं, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आता है। इस प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, क्या करता है। लेकिन सबसे पहले हम दंडान्वय विधि के बारे में बात करते हैं, और इसी के साथ में एक विधि आती है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि पहले हम दोनों की साथ में चर्चा करते हैं, फिर अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। देखो, दंडान्वय विधि में क्या होता है कि जो दंडान्वय शब्द है उसके संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ बनता है दंड धन अन्वय। दंड धन अन्वय। तो यहाँ दंड का क्या अर्थ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दंड का प्रतीकात्मक अर्थ क्या लिया गया है परीक्षा में, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं इन विधियों के संयुक्त रूप से। बात करें इन विधियों के संयुक्त रूप से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस विधि के जो प्रयोगकर्ता है, या कह सकते हैं कि प्रवर्तक, प्रयोगकर्ता या कह सकते हैं कि प्रवर्तक, वो थे ओंकार दास। ओंकार दास। तो जो दंडान्वय विधि है, या हम क्यों कह सकते हैं कि दंडान्वय और खंडान्वय विधि, दोनों के ही प्रवर्तक किसको माने गए हैं? ओंकार दास को। और इनकी पुस्तक, बात करें इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक वो थी अन्वय प्रबोध। इनकी पुस्तक का नाम था अन्वय प्रबोध। तो अन्वय प्रबोध के अनुसार, इनकी पुस्तक थी अन्वय प्रबोध। इसके अनुसार जो अन्वय है, अन्वय उसके 2 भेद माने गए। अन्वय के कितने भेद माने गए? 2, जिसमें से पहला भेद है वो होता है दंडान्वय, और दूसरा भेद आता है खंडान्वय। ओंकार दास ने पुस्तक लिखी अन्वय प्रबोध, और उस अन्वय प्रबोध के अनुसार अन्वय के 2 भेद माने जाते हैं, एक दंडान्वय और दूसरा आता है खंडान्वय। आगे जाकर इन्हीं को हम विधि के रूप में पढ़ते हैं, इन भेदों को ही विधि के रूप में पढ़ा जाता है। अब बात करें अन्वय की, तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अन्वय किसे कहते हैं, तब तक थोड़ा इसे समझने में दिक्कत आएगी। देखो, अन्वय होता क्या है, अन्वय किसे कहते हैं। तो बात करें अन्वय की, तो किसी भी पद्य को या यूं कह सकते हैं कि किसी भी श्लोक को अर्थ या भाव के अनुसार, अब अर्थ या भाव के अनुसार कैसे, कि जैसे कोई 4 पंक्तियों का श्लोक है, 4 पंक्तियों का श्लोक है, उसका हम अनुवाद करते हैं तो कभी सबसे पहले कभी तीसरी पंक्ति का कर लेते हैं, कभी दूसरी का कर लेते हैं, दूसरी करने के बाद में सीधा चतुर्थ पंक्ति का हिंदी अर्थ करते हैं। तो उन अर्थ या भाव के अनुसार उन पद्यों को, जो पद्य में पद है, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना, क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी पद्य को वाक्य के रूप में लिखना, कोई भी पद्य है उसको यदि हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अन्वय। और अन्वय का पद्य में विशेष महत्व होता है, ठीक है। पद्य में अन्वय का विशेष महत्व होता है, और अन्वय 2 प्रकार का होता है, एक होता है दंडान्वय और दूसरा होता है खंडान्वय। तो यहां तक हमने देखा कि अन्वय के 2 भेद हुए, दंडान्वय और खंडान्वय। अब बात करेंगे दंडान्वय विधि की। यहां से आगे चलते हैं, दंडान्वय विधि के बारे में बात करते हैं। तो दंडान्वय विधि, सबसे पहले हमने देखा था कि जो दंडान्वय शब्द है वो दंड और अन्वय के योग से बना है। दंड और अन्वय 2 शब्दों के योग से दंडान्वय शब्द बना है। देखो, वैसे तो संस्कृत के अनुसार दंड शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, या कह सकते हैं कि डंडा, और या कह सकते हैं कि ग्रंथि युक्त
ग्रंथियुक्त या कह सकते हैं गांठ युक्त डंडा या ग्रंथियुक्त डंडा, उसे क्या कहते हैं? दंडान्वय। लेकिन जो यहाँ प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में जो अर्थ ग्रहण किया गया है दंड शब्द का, वो किया गया है वाक्य। प्रश्न यहां से ही पूछा जाता है कि दंड शब्द का या दंडान्वय विधि में दंड शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या ग्रहण किया जाता है, तो वहां पे हमारा उत्तर क्या होता है? वाक्य। कि दंड शब्द का जो दंडान्वय विधि के अंतर्गत जो अर्थ ग्रहण किया गया वो वाक्य का अर्थ क्या ग्रहण किया। अब देखो, किसी भी पद्य को हम दंडान्वय विधि के द्वारा पढ़ाते हैं या शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो सबसे पहले इसका अर्थ हो गया वाक्य। वाक्य का मतलब इसमें सर्वप्रथम प्रधान वाक्य को खोजा जाता है, प्रधान वाक्य को खोजा जाता है, और उसके बाद में इस प्रधान वाक्य के ऊपर जो आश्रित वाक्य है उनको खोजा जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले किसको खोजा जाता है? प्रधान वाक्य को। प्रधान वाक्य खोजने के बाद में इसमें क्या किया जाता है? आश्रित वाक्यों को खोजा जाता है। अब रही बात इसके आगे की, तो इसके आगे की बात करें तो दंडान्वय विधि में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं? व्याकरणिक प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दंडान्वय विधि में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको किस तरह किससे संबंधित होते हैं? व्याकरण से संबंधित होते हैं। व्याकरण से संबंधित होने का मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें पूछा जाता है कि इसमें कर्ता कौन सा है, कर्ता, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। यदि इनसे संबंधित कर्ता, कर्म, क्रिया, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा जाता है? व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम प्रधान वाक्य को खोजा जाता है और उसके बाद में व्याकरणिक जैसे कर्ता, क्रिया और कर्म, इनसे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो वह विधि कौन सी हो जाती है? दंडान्वय। दंडान्वय विधि में हमें इतना ही याद रखना है कि दंड शब्द का जो प्रतीकात्मक अर्थ होता है वह वाक्य, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्ता और क्रिया और कर्म से संबंधित पूछे जाते हैं। अब बात करें इस विधि के गुण की, तो सबसे पहली बात तो ये कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। और मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि ये मनोविज्ञान के नियमों का अनुसरण करती है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, पहला मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरा कि इसमें छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो शिक्षक है वो छात्रों से कर्ता, क्रिया संबंधित प्रश्न पूछता रहता है, तो इसमें क्या होते हैं? छात्र सक्रिय रहते हैं। तीसरी बात हम बात करें तो इस विधि के द्वारा छात्रों को किसका ज्ञान हो जाता है? व्याकरण का। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस विधि के कारण से इसके द्वारा इसमें व्याकरण का जो सामान्य ज्ञान है, जो व्याकरण का सामान्य ज्ञान होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा व्याकरण का सामान्य ज्ञान छात्रों को प्राप्त हो जाता है। और इस विधि के द्वारा जो शिक्षण कार्य है, एक शिक्षक के लिए क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। सहज कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि सरल हो जाता है। तो इसके गुणों की चर्चा करें तो मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं, व्याकरण का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और शिक्षण सहज और सरल हो जाता है। अब बात हमने गुणों की है, तो गुणों की बात की है, उसके बाद में हम बात करेंगे दोष की। बात इसके दोष की करते हैं तो सबसे पहला जो दोष आता है कि इसमें जो आपका प्रवाह है, पाठ का जो प्रवाह है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध कैसे? पाठ के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। पाठ के प्रवाह में अवरोध कैसे? जैसे शिक्षक है वो प्रश्न पूछेगा, तो पाठ में क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। तो इसका सबसे जो बड़ा गुण है, दोष है, माना जाता है कि इसमें पाठ में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है। उसके बाद में बात करें कि व्याकरणिक प्रश्न अत्यधिक पूछे जाने के कारण से जो पद्य पाठ की रसानुभूति है उससे छात्र क्या रह जाते हैं? वंचित रह जाते हैं।
और पद्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो रसानुभूति है, और जो व्याकरणिक संबंधित प्रश्न पूछे कारण ये क्या हो जाता है कि रसानुभूति से छात्र क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। बात करें इसके आगे की दोष की, तो जो प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर ये विधि क्या मानी जाती है, अनुपयोगी मानी जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि उपयोगी नहीं मानी जाती। तो पाठ के पड़ाव में अवरोध उत्पन्न होता है, रसानुभूति से छात्र वंचित रह जाते हैं, और ये प्राथमिक स्तर पे अनुपयोगी विधि मानी जाती है। तो ये थी हमारी दंडान्वय विधि। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। दंड शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ है वो वाक्य से ग्रहण किया जाता है, और इसमें व्याकरणिक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इसके प्रवर्तक की, तो प्रवर्तक ओंकारदास, और पुस्तक की बात करें तो अन्वय प्रबोध। अब बात करें दंडान्वय विधि के बाद में हमारी बात आती है खंडान्वय विधि। तो देखिए खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, बात करें हम खंडान्वय विधि के बारे में, तो देखो खंडान्वय जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है खंड और दूसरा है अन्वय। खंड का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेना, और यहाँ पे जो खंड है, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में पद्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके प्रश्न पूछता हुआ पाठ का विकास करता है या पाठ का शिक्षण कार्य करवाता है, उसे खंडान्वय विधि थे। तो खंड शब्द का जो यहाँ पे प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण किया गया है वो क्या किया गया है, वाक्य ही ग्रहण किया गया है। यानी कि इसमें भी सबसे पहले क्या खोजा जाता है, सबसे पहले प्रधान वाक्य खोजा जाता है, और प्रधान वाक्य खोजने के बाद में जब प्रधान वाक्य मिल गया हमें, उसके बाद में इस पे जो आश्रित वाक्य है उसे खोजा जाता है। बात करें इसके प्रयोगकर्ता या प्रवर्तक की, तो प्रवर्तक या प्रयोगकर्ता वही है जो हमने पिछली बार पढ़ा था, ओंकारदास, और ओंकारदास की पुस्तक अन्वय प्रबोध। अब देखो अन्वय प्रबोध के अनुसार खंडान्वय विधि का लक्षण क्या होता है कि इसमें सबसे पहले प्रधान वाक्य को खोज लिया, प्रधान वाक्य को खोजने के बाद में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि में एक बड़ा सा फर्क यही है कि दंडान्वय विधि में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कर्ता, क्रिया और क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो खंडान्वय विधि है यहाँ पे साहित्य से संबंधित, साहित्य का मतलब कवि परिचय, कवि ग्रंथ का परिचय, उसकी भौगोलिक स्थिति, ये सारी पूछी जाती है। साहित्य मतलब संज्ञा से संबंधित, या कह सकते हैं कि सर्वनाम से संबंधित, विशेषण से संबंधित, ये कवि की और कवि ग्रंथ के बारे में, ये सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन सी विधि के अंतर्गत आते हैं, खंडान्वय विधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि से संबंधित या साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा का मतलब कि कवि के बारे में, संज्ञा यानी कवि का नाम आ जाए तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या होता है, खंडान्वय विधि के अंतर्गत आता है। और इसमें प्रश्न पूछने के लिए किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खंडान्वय विधि है उसमें प्रश्न पूछने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किम शब्द का, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब होता है क्या इसमें, क्योंकि कोई भी पद्य आ गया तो सबसे पहले पद्य में क्या होता है, कर्ता, तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में क्रम और उसके बाद में क्रिया को लिखा जाता है। यानी कि इस पद्य का अन्वय बनाएंगे तो सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद में कर्म और क्रिया। अब ये तीनों लिखने के पश्चात में प्रत्यय निर्माण या प्रत्यय से बने हुए शब्द, जैसे कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, उसके बाद में लेप प्रत्यय, उसके बाद में णउल प्रत्यय, इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को क्या कहा जाता है, इसके बाद में लिखा जाता है। तो इसमें पद्य से अन्वय बनाते समय सबसे पहले कर्ता, क्रिया और कर्म लिखा जाता है, उसके उपरांत कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को लिखा जाता है। बात करें इसके आगे, तो इसके आगे लिखा जाता है तृतीया विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति से बने हुए इत्यादि से बने हुए शब्दों को लिखा जाता है। तो खंडान्वय विधि में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं,
प्रश्न पूछने के लिए किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में सर्वप्रथम इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, उसके उपरांत कत्वा प्रत्यय से, लेप प्रत्यय से, णउल प्रत्यय से बने हुए शब्दों को लिखा जाता है। उसके बाद में तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, आत्यादि, पंचमी विभक्ति इत्यादि से बने हुए शब्दों को लिखा जाता है। बात करें इसके आगे की, तो इसके दो अन्य नाम भी और हैं। दो अन्य नाम कैसे? एक तो हमने गद्य शिक्षण की विधियां पढ़ी थी, उस समय हमने कहा था अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से? एक तो है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और दूसरा नाम है आकांक्षा विधि। हमने गद्य में कहा था कि यदि गद्य पाठ में यदि कोई शिक्षक प्रश्न पूछता हुआ पाठ का विकास करता है तो वो हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि, और यदि यही विधि हम पद्य शिक्षण में उपयोग लेते हैं तो उस विधि को खंडान्वय और दंडान्वय विधि के नाम से जाना जाता है। अब बात करें आकांक्षा विधि की, तो जो खंडान्वय विधि है मूलतः किस पे आधारित मानी गई है? मीमांसा शास्त्र पे आधारित मानी गई है। जो इसका उद्गम है या मूलतः जिस पे आधारित मानी गई है वो कौन से शास्त्र पे? मीमांसा शास्त्र पे। मीमांसा शास्त्र को समझने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता या तीन की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी है? पहली तो है आकांक्षा, आकांक्षा, दूसरी है योग्यता, और तीसरी है सन्निधि। तो जो मीमांसा शास्त्र है उसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ठीक है। और इसमें भी जो ये तीन पद है, इसमें भी जो आकांक्षा है, आकांक्षा को इसे खंडान्वय विधि का मूल उद्गम स्रोत माना जाता है। यानी कि ये मीमांसा शास्त्र पे आधारित है, लेकिन जो मूल उद्गम स्रोत है वो कौन सा है? आकांक्षा है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? आकांक्षा विधि कह सकते हैं। और दूसरा नाम और बात करें तो इसको प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके आगे की, तो इसमें दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि में क्या है कि दंडान्वय विधि में तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें विषय वस्तु या साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इसके आगे की, तो इस विधि के क्या गुण है और क्या दोष है। बात करें यदि इसके गुणों की बात करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जो हमने पहले पढ़ी थी दंडान्वय विधि, उस दंडान्वय विधि का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। उस दंडान्वय विधि का क्या नहीं किया जाता? स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। उस दंडान्वय विधि को खंडान्वय विधि के साथ में जोड़ करके ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण कि ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी कि यह विधि भी किसका अनुसरण करती है? मनोवैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करती है। दूसरी कि यह पद्य शिक्षण की, जो हम पद्य पढ़ रहे हैं, पद्य शिक्षण की माध्यमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह पद्य शिक्षण की माध्यमिक स्तर पर क्या मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसमें क्या है कि ये रुचिकर विधि भी है, कि इस विधि को रुचिकर विधि भी माना जाता है। और ये छात्र, इस रुचिकर कैसे कि इसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं? सक्रिय। या इसको अलग से लिख दे सकते हैं कि यह विधि, इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। तो ये इसके गुण थे। बात करें इसके दोषों की, तो इसका जो सबसे पहला दोष है कि इसमें रागात्मक तत्व है। बात करें इसके दोष की, तो इसमें रागात्मक तत्वों की समाप्ति हो जाती है। रागात्मक, अब रागात्मक मतलब कि जब हम खंडान्वय विधि के द्वारा यदि हम किसी को पद्य को पढ़ा रहे हैं तो पद्य को क्या करें? छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। और जब टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे तो जो लय, ताल आदि है उसको क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो रागात्मक तत्व है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूसरी बात कि इस विधि के द्वारा अध्ययन करवाने पे यह क्या लगता है? समय अत्यधिक लगता है। तो ये कौन सी विधि हो गई? समय साध्य विधि हो गई। तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां थी, एक तो दंडान्वय और खंडान्वय। इसमें हमने मोस्टली जो चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक पद्य शिक्षण पे व्याख्या विधि के बारे में और अध्ययन किया था। व्याख्या विधि को हमने क्या किया था? उसमें
आपके गद्य शिक्षण में पढ़ लिया था, वही जब एक शिक्षक प्रत्येक शब्द की व्याख्या करके बताता है। जैसे पहले हम छोटे थे तो केवल आता था हिंदी अनुवाद, जैसे बड़ी कक्षाओं में आता है सप्रसंग व्याख्या करो। तो सप्रसंग का मतलब कवि परिचय, कवि के ग्रंथ का परिचय, इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हुआ यदि कोई शिक्षण पद्य को पढ़ाता है तो वह कौन सी हो जाती है? व्याख्या विधि हो जाती है, जो हमने गद्य शिक्षण के दौरान पढ़ ली थी। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च स्तर की। तो उच्च स्तर में हमने 4 विधियों के बारे में लिखा था, कि नाम लिखे थे 4 विधियों के, जिसमें से हमने पहली विधि ली है तुलना विधि। पहली विधि हमारी कौन सी हो गई? तुलना विधि। अब देखो ये नाम से ही स्पष्ट है कि तुलना, कंपैरिजन, कि जब 2 चीज़ों में आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो उससे क्या रिजल्ट आता है। यही विधि है कि जब हम पद्य शिक्षण की बात करें तो 2 पद्यों में हम तुलना करते हुए पढ़ाते हैं या तुलना करते हुए पढ़ते हैं, तो वह विधि कौन सी हो जाती है? तुलना विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 समान भाव वाले पद्य, 2 समान भाव वाले पद्यों, लेकिन उन जो पद्यों का हम जो तुलना करके पढ़ रहे हैं उनका क्या अर्थ और भाव समान होना चाहिए। अर्थ तो अलग अलग हो सकता है लेकिन भाव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो किन्हीं 2 पद्यों को यदि समान भाव वाले हैं और उनमें यदि तुलना करके पढ़ाया जाता है तो वह कौन सी विधि हो जाती है? तुलना विधि हो जाती है। अब देखो तुलना हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से कैसे? कि मान लो हम कर रहे हैं प्रथम तुलना। तुलना कितनी प्रकार की करते हैं? 3 प्रकार की। प्रथम तुलना, प्रथम तुलना का मतलब कि एक ही कवि या एक ही साहित्य के कवि उनके अनेक समान भाव वाले पद्य, कि कवि भी एक है और उसके पद्य भी उसके द्वारा लिखे, लेकिन समान भाव वाले अलग अलग जो पद्य हैं उनकी आपस में तुलना करना। यानी कि यहाँ पे कवि भी एक ही है, एक कवि के द्वारा अनेक पद्य लिखे गए, उन पद्यों में तुलना करते हुए पढ़ाना, तो वह कौन सी हो जाती है? प्रथम तुलना। बात करें हम द्वितीय तुलना की। द्वितीय तुलना की बात करें कि एक ही साहित्य क्या है? एक ही साहित्य के 2 अलग अलग कवि, जैसे 2 संस्कृत साहित्य के कवि ले लिए या 2 हिंदी साहित्य के कवि ले लिए, उनके द्वारा जो लिखित पद्यों हैं उनकी तुलना करें। कि एक ही साहित्य के 2 अलग अलग कवि, उनके पद्यों को आपस में तुलना करते हुए पढ़ाना, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय तुलना। अब बात करें हम तृतीय तुलना की। तृतीय तुलना की मतलब कि साहित्य भी क्या हो? अलग अलग हो, और कवि भी क्या हो? अलग अलग। यानी अलग अलग साहित्य के अलग अलग कवियों के पद्यों को क्या करना? जोड़ करके पढ़ाना, उसे क्या कहेंगे? तृतीय तुलना के रूप में। जैसे बात करें हम, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमने उदाहरण लिया भर्तृहरि का। भर्तृहरि ने क्या लिखा था कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। भर्तृहरि के द्वारा एक श्लोक लिखा हुआ है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, और परोपकारार्थम इदं शरीरम। कि परोपकार के लिए वृक्ष फलते फूलते हैं, परोपकार के लिए यानी दूसरों के उपकार के लिए या दूसरों पर उपकार करने के लिए नदियां बहती है, परोपकार के लिए गायें दूध देती है, और ये जो शरीर है वो क्या है? परोपकार के लिए ही बनाया गया है। अब बात करें इसके समान भाव वालों के पद्य की, तो कबीरदास जी ने क्या लिखा था कि वृक्ष कबहू न फल बखे, वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न सींचे नीर, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर।
अब देखो इसमें भी वही बात है कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियां भी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। अब बात करें रहीमदास जी के, देखो तीसरा एक श्लोक देते हैं रहीमदास जी का। तो रहीमदास जी ने क्या लिखा था कि तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित है, कह रहीम पर काज हित है, संपत्ति संचही सुजान। अब वही बात है, रहीमदास जी ने भी कहा कि तरवर फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। तो ये इनका क्या है कि भाव एक ही है। यदि समान भाव वाले पद्यों को यदि हम जोड़ करके पढ़ाते हैं तो वो क्या होती है, तुलना विधि। अब बात करें इसके गुणों की, तो गुणों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि समान भाव वाले पद्य जोड़ करके हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक तो साहित्यिक परिचय बढ़ जाता है, साहित्यिक परिचय छात्रों को मिल जाता है कि समान भाव वाले पद्यों में और कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरी क्या हो जाती है, जो विषय वस्तु है वो क्या हो जाती है, रुचिकर हो जाती है। और तीसरी क्या है कि जो इससे हम ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान देते हैं बच्चों को वो क्या हो जाता है, एक तो स्थायी हो जाता है और यह इस विधि के द्वारा क्या हो जाता है, ज्ञान स्थायी हो जाता है और छात्रों को उस पद्य के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस छात्रों को क्या हो जाता है, विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बात करें दोष की, तो सबसे पहले तो क्या हो गया दोस्त कि ये एक समय साध्य विधि है कि इसमें पढ़ाने के क्या लिए लगता है, समय अत्यधिक लगता है। ठीक है, बात करें हम इसके आगे की, तो यह जो विधि है इसमें प्रत्येक पद्य को तुलना करके नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, कई पद्यों को पढ़ाया जा सकता है लेकिन प्रत्येक पद्य को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो प्रत्येक पद्य को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये था आपके विधियाँ। बाकी भाष्य विधि है, व्यास विधि है, समीक्षा विधि है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके कोई क्यूरी है, कोई आपके समस्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में किया जाएगा या आगे की वीडियो में किया जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।